देखो बेटा, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें समझना है, आज तक हम फंक्शन फंक्शन करते आए हैं बहुत सारा, कि फंक्शन क्या है, फंक्शन फंक्शन। मैंने भी आपको फंक्शन का मतलब यही समझाया कि एक मशीन जो हम लोग एक बनाते हैं, जिसकी एक इनपुट होती है, जिसकी एक आउटपुट होती है ना। एक्स एक्सिस को हम इनपुट बोल देते हैं, जैसे y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ये एक ऐसी मशीन है, जब हम x को कुछ डालेंगे तो y कुछ आएगा, x को कुछ डालेंगे y कुछ आएगा, ऐसा मतलब है ना। इसको हम फंक्शन फंक्शन बोलते आए हैं। अब हम समझते हैं एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है फंक्शन। अब हम एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है फंक्शन की। जैसे आपने कई बार देखा होगा, ऐसे लिखा होता है फंक्शन ए टू बी, फंक्शन फिर दो डॉट्स, कि फंक्शन कैसा है, कि ए टू बी फंक्शन है। अब इसमें ए का मतलब होता है बच्चों डोमेन, बी का मतलब होता है कोडोमेन। अभी मैं इन टर्म्स का मतलब समझाऊंगा, थोड़ा सब्र रखना, ठीक है। मैपिंग से समझते हैं फंक्शन को। 1 2 3 4 ए बी सी डी ई एफ। अब समझना, पहले समझ लो फिर लिख भी लेना। ये फंक्शन है ए टू बी। ये फंक्शन तब होगा ए टू बी जब ए के सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर एसोसिएटेड, ये ए है, ये मेरे पास बी सेट है, ए टू बी सेट है, ऑफ ए आर एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, यूनिक एलिमेंट्स ऑफ बी अंडर सम रूल, अंडर सम रूल एफ। कि ए के तो सारे एलिमेंट कम से कम जुड़े होने चाहिए। अगर ए के सेट में ये 4 एलिमेंट हैं तो ये 4 कहीं ना कहीं जुड़े होने चाहिए। ये बात समझ आया, कि ए के सारे एलिमेंट बी के सारे के साथ, मतलब बी के एलिमेंट्स के साथ जुड़े होने चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये। देखो क्या बात समझ आई। सिंपल मतलब कि हर एलिमेंट जो ए का है वो बी के हर एलिमेंट, मतलब बी के एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। बी के चाहे सारे जुड़े ना जुड़े, और एस यूनिक एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। जैसे एक वन है जो वो ए से जुड़ा हुआ है, ऐसे नहीं है कि वन ए से भी जुड़ा हुआ है, वन बी से भी जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो ना। यस सर। इसको भी मैं अलग से लिख देता हूं, इसको भी मैं अलग से लिख देता हूं। ये वाली चीज कोई कि यूनिक एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। जैसे वन यहाँ पे ए से जुड़ा हुआ है, ये मैं कोई मतलब ऐसे टेक्निकली नहीं लिखवा रहा, आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि क्या मतलब होता है फंक्शन का। कि एक के दो आंसर नहीं होने चाहिए, इसका मतलब पता है क्या है। ये एक ऐसी मशीन है, ये एक ऐसी मशीन है, जब आप इसमें एफ ऑफ वन रख रहे हो तो क्या आंसर आ रहा है बच्चों। एफ ऑफ वन रखने पे ए आंसर आ रहा है। एफ ऑफ टू रखने पे क्या आंसर आ रहा है, ए। एफ ऑफ थ्री रखने पे क्या आंसर आ रहा है, सी। एफ ऑफ फोर रखने पे क्या आंसर आ रहा है, ई। समझ रहे हो, ये एक ऐसी मशीन है। अंडर द सम रूल ए के एलिमेंट्स, जो कि हमारी डोमेन होती है, बी के एलिमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, और ए का एक एलिमेंट की एक यूनिक ही इमेज, एक यूनिक आंसर आएगा। समझ रहे हो ना, एक यूनिक आंसर आएगा। अच्छा, अब रेंज क्या होती है, रेंज। रेंज होती है कोडोमेन का सबसेट। रेंज होती है कोडोमेन का सबसेट, कोडोमेन का सबसेट। मतलब जो जो हमारे आंसर्स बन गए, हमारे आंसर्स क्या क्या बने, ए बना, सी बना, ई बना, ये हमारी रेंज बन गई, ये हमारी रेंज बन गई। क्या ये बात समझ आई। रेंज क्या होती है, जो जो आंसर्स हमारे आ गए, कोडोमेन का कुछ छोटा पार्ट। हो सकता है कोडोमेन के इक्वल भी हो जाए, मैंने इक्वलिटी भी डाली है, इक्वल भी हो सकता है। क्या इतनी बात समझ आई कि फंक्शन ए टू बी कब होगा। यस सर। ए के सारे एलिमेंट जुड़े होने चाहिए, और ए का एक एलिमेंट उसके एक एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। हाँ, ए के दो एलिमेंट कोई एक एलिमेंट से तो जुड़ सकते हैं, बट एक के दो आंसर नहीं होने चाहिए। जैसे तीन का सिर्फ सी आंसर है। अगर मान लो अब यही क्वेश्चन होता, मैं अब एक, आप मुझे बताओगे कि फंक्शन है कि नहीं है। A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4, क्या बच्चों फंक्शन है। यस यस सर। सर। यस यस।
यस इट इज अ फंक्शन, यस इट इज अ फंक्शन। ए के सारे एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। और ए के एक एलिमेंट वहां उसके तो एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ है ना, एक यूनिक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। ऐसे तो नहीं है कि A1 2 से जुड़ गया, A2 2 से जुड़ गया, या A2 3 से जुड़ गया, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये फंक्शन कैसा होगा, इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। देखो मैनी एक से जुड़े हुए हैं, मैनी एक से जुड़े हुए हैं, यस मैनी। और हमारी यहाँ पे कोडोमेन क्या है, कोडोमेन, कोडोमेन तो ये सारा कुछ है, जो जो पॉसिबिलिटीज थी आंसर आने की। अच्छा रेंज क्या है, सिर्फ रेंज B1 है, रेंज B1। समझ गए ना? रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, बस। अच्छा अब आगे चलते हैं, केसेस से समझाऊंगा। क्या फंक्शन है? नो सर। नो इट इज नॉट अ फंक्शन। ए के सारे एलिमेंट्स जुड़े नहीं हुए, ये ए टू बी फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन ए टू बी। ए के सारे एलिमेंट्स बच्चों जुड़े नहीं हुए हैं, दिस इज, ये लिख लो बेटा, है तो बड़ी सिंपल सी चीज बट कंफ्यूज कर देती है कभी। दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है, कारण भी लिख लो, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ ए आर नॉट इन एसोसिएशन with elements of B, with elements of B. A1, A2, A3, A4, C1, C2, C3, C4, C5. नॉट अ फंक्शन सर। Is this a function? नो नो सर। सर। नो सर। कारण फंक्शन क्यों नहीं है? सर एक यूनिक वैल्यू नहीं है। एक एक ही। हाँ वेरी गुड, एक ही देखो यहां पे, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ए का एक एलिमेंट यूनिक से नहीं जुड़ा हुआ, सारे एलिमेंट तो जुड़े हुए हैं, ओके है, दूसरी बात तो लग गई, वैलिड हो गई। पर दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सारे एलिमेंट्स ए के जुड़े होने चाहिए, अगर आप फंक्शन ए टू बी बोल रहे हो, ए के सारे एलिमेंट जुड़े होने चाहिए बी से, बी के चाहे सारे जुड़े ना जुड़े। अच्छा उसके बाद ए का एक एलिमेंट का एक ही आंसर हो, ऑब्वियसली सी बात है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा इज दिस अ फंक्शन ए टू बी? यस यस सर। यस सर। यस इट इज अ फंक्शन, क्योंकि दोनों कंडीशंस लग रही हैं, ए के सारे एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं और ए का एक एलिमेंट उसके एक से ही जुड़ा हुआ है। और यहां पे रेंज छोटी है कोडोमेन से, रेंज छोटी है कोडोमेन से। और ये इस फंक्शन को क्या बोलूंगा, किस टाइप का फंक्शन है ये? वन वन फंक्शन बोल सकता हूं, वन 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 से जुड़ा हुआ है। यस देखो ऐसे ही फंक्शन हो सकता है, एक तो मैनी वन फंक्शन पॉसिबल है, जो आपने पीछे अभी ड्राइंग बनाई थी एक, ये वाला मैनी वन फंक्शन, है ना? क्या कभी वन मैनी फंक्शन हो सकता है, वन मैनी? नो सर। सोच के देखिए। नो सर। नो सर। नो सर। ये वन मैनी है ना, देखो एक दो से जुड़ गया, वन मैनी तो फंक्शन होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि वन मैनी फंक्शन हो जाए। क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इट इज अ वेरी सिंपल, कि अगर आप ए टू बी फंक्शन बोल रहे हैं तो ए का हर एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए बी के हर एलिमेंट से, और ए के कोई भी एलिमेंट के दो आंसर नहीं होने चाहिए, मतलब यूनिक एलिमेंट के साथ ही एसोसिएशन होनी चाहिए। ये बात ठीक है? अब देखिए
A1 A2 A3 T1 T2 T3 T4, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ये कौन सा फंक्शन है, किस टाइप का फंक्शन होगा ये? Many one. मैनी वन फंक्शन, वेरी गुड। मैनी वन से जुड़े हुए हैं, देख लो। अब इसको ऐसे नहीं देखना, अगर कोई भी एक केस हो जाए तो मैनी वन ही हो जाएगा वो। अच्छा, अब इसमें रेंज कोड मेन के इक्वल है कि नहीं? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। जब ऐसा केस हो जाए तो ये मैनी वन फंक्शन तो चलो बाद की बात है, एक तो एक टाइप मैनी वन है। जब रेंज कोडोमेन के इक्वल ना हो तब हम इस फंक्शन को इनटू फंक्शन भी बोलते हैं, कि रेंज छोटी है, इन है। बात समझ रहे हो? मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है कि रेंज छोटी है, इन है, इनटू फंक्शन। Yes. एक sir. और नाम भी है इनटू फंक्शन। ऐसे वन वन भी इनटू फंक्शन हो सकते हैं, बात समझ रहे हो ना? वन वन में भी आल्सो इनटू फंक्शन। देखो Yes. जैसे यहाँ पे ये वन वन फंक्शन था, ये भी यहाँ पे इनटू फंक्शन है। Yes. sir. अब बस रेंज के हिसाब से देख रहे हैं, फंक्शन का नाम किसके अकॉर्डिंग रख दिया, इसके अकॉर्डिंग, इनटू। रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। ये बहुत बेसिक्स है बेटा, और बेसिक्स पे ही क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, समझ गए? अच्छा, अब ये वाला देखना, A1 A2 A3 C1 C2, ये कैसा फंक्शन है वैसे? Many one. Many one. मैनी वन फंक्शन है। इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये रेंज कोड मेन के इक्वल है, रेंज इज इक्वल्स टू Yes. कोड मेन। Yes. इसको ऑन टू फंक्शन भी बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन। On. क्या कुछ समझ आया? Yes. sir. Yes, sir. Yes. पक्की बात है? Yes, sir. Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। इनको लिख लो, वन वन क्या होता है, मैनी वन क्या होता है, काम में आ जाएंगी कभी कभी। अभी जो हमें इनवर्स के लिए चाहिए था, जिसके लिए मैंने आपको ये सिखाया, वो होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जो वन वन भी होते हैं और प्लस में ऑन टू फंक्शन भी होते हैं, उनको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ऐसे फंक्शन जो वन वन भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं, उनको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी समझा है तो आप सोच सकते हो इन्हीं फंक्शंस का ही इनवर्स पॉसिबल होता है। इनवर्स का मतलब अभी मैं आपको समझाता हूं। देखो, अभी सारे क्वेश्चंस केसेस पे आते हैं। जल्दी से अपना पहला पेज खोलो जहां से हमने फंक्शन स्टार्ट किए, आप लोगों ने नोट किए होंगे। पहला पेज खोल लो। देखो, जैसे ये एक फंक्शन था जो मैंने आपसे सबसे पहला केस डिस्कस किया। अच्छा, अब ये फंक्शन तो है, अब ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? ये मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन है, और कौन सा है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैनी वन प्लस इनटू फंक्शन। समझ रहे हो? मैनी वन प्लस इनटू फंक्शन। अब ये फंक्शन था ए टू बी। अगर अब एक और मशीन बनाऊं एफ इनवर्स जो बी टू ए हो, जो बी टू ए, अगर मैं अब एक फंक्शन और डिफाइन करूं बी टू ए, बी टू ए क्या बन सकता है फंक्शन बी टू ए? देखो, एक के दो आंसर हो जाएंगे, और वैसे भी इसके सारे एलिमेंट्स जुड़े ही नहीं हुए। No, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके सारे एलिमेंट्स जुड़े ही नहीं हुए ना बच्चों, तो बी टू ए फंक्शन बन ही नहीं सकता। तो वही वही फंक्शंस का इनवर्स हम कर पाएंगे जब ऑन टू फंक्शन भी हो, तभी तो आप बी टू ए भी एक फंक्शन डिफाइन कर पाओगे। Yes. सोच के देखो थोड़ा। सर, अब फिर क्या A और B के एलिमेंट्स भी तो इक्वल होने चाहिए। सर, एलिमेंट्स जैसे- इक्वल का मतलब? नहीं, देखिए यहाँ पे 2 मिनट, ये एक फंक्शन कौन सा लें, मान लीजिए यहाँ पे ये फंक्शन है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे A1 C1 से जुड़ा हुआ था, B2A में C1 A1 से जुड़ा हुआ। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ फिर C5 तो नहीं जुड़ा हुआ ना, मतलब इक्वल होना चाहिए, 4 इधर 4 उधर। हाँ, उसमें कवर हो ही गई, ये बात पॉसिबल है।
देखो अब ये a टू b तो फंक्शन है, बट इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। b टू a इनवर्स नहीं जा सकते ना हम, a टू b तो जा रहे हैं फंक्शन पे। बात समझ रहे हो ना बेटा, a टू b तो है बट इसमें नहीं है। Yes, sir. अच्छा, अब ध्यान से देखो, क्या इसमें इनवर्स पॉसिबल है? ये तो चलो No, फंक्शन ही नहीं sir. था a टू b, ये तो a No. टू b ही फंक्शन नहीं था। क्या यहाँ पे इनवर्स पॉसिबल है? No. नहीं है। क्या यहाँ पे इनवर्स पॉसिबल है? Yes, sir. No. क्या कैसे? No, sir. No, No, sir. sir. इसकी वजह से नहीं होगा। हाँ, अगर ये ना होता फिर देखो क्या डेफिनेशन बन गई थी, रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गया और फंक्शन ऑन टू हो गया, तो बन गया। बात समझ गए ना? Yes. अच्छा, Yes, sir. तो मतलब जो बाइजेक्टिव फंक्शंस होते हैं, जो रेंज कोडोमेन के इक्वल होती है और वन वन फंक्शन होते हैं, उन्हीं का इनवर्स पॉसिबल होता है, उन्हीं का इनवर्स पॉसिबल होता है। अच्छा, अब जो कोडोमेन वाली थ्योरी होती है ना, कोडोमेन तो ना हम खुद ही डिफाइन करते हैं। जनरली जो रियल फंक्शंस होते हैं, रियल फंक्शन होते हैं, उनकी जो कोडोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर्स होती है। कोडोमेन को तो हम अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये तो हमने खुद ही डिफाइन की हुई है कि इसके बीच बीच पॉसिबिलिटीज है आंसर आने की। बात समझ रहे हो ना? कोड मेन्स को तो हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोड मेन तो एडजस्टेबल होती है, यहाँ पे लिख भी लो, एडजस्टेबल होती है ये तो। जैसे अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं ना, 2 मिनट देना। चलो बच्चों, अब बात को समझते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ये एक फंक्शन है, ऑल रियल नंबर्स टू ऑल रियल नंबर्स। ये तो मैंने फिक्स खुद की है ना कोडोमेन। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था, ये एक फंक्शन है ऑल रियल नंबर्स टू -1 to 1, अभी भी तो ओके ही है। मैंने एडजस्ट कर दी, मैंने इस फंक्शन को जानबूझ के ऑन टू बना दिया। यहाँ पे ये इनटू फंक्शन था क्योंकि इसकी जो रेंज आनी थी वो -1 to 1 आनी थी, बट मैंने जान के बूझ के इसकी कोडोमेन -1 to 1 कर दी। कोई फर्क थोड़ी पड़ा मशीन पे। बात समझ रहे हो ना? इस वे में जो कोडोमेन होती है एडजस्टेबल होती है। अच्छा, अब आप सोच के बताओ, क्या साइन एक्स को इनवर्स पॉसिबल है? साइन एक्स का इनवर्स पॉसिबल है? सोचो बच्चों। नहीं है, साइन एक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। सीधी सी बात है, ये दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? कि देखो, आपने π/6 पुट किया तब भी 1/2 आंसर, आपने π-π/6 पुट किया तब भी वही आंसर। मतलब बहुत सारी ऐसी वैल्यूज है ना, इनपुट बहुत सारी ऐसी हैं जहां पे सेम आउटपुट आ रही है, इनवर्स पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, इनवर्स Yes. पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम इसको इनवर्स बनाते हैं, ये इनवर्स बनता है। देखो कैसे, ये इनवर्स कैसे बनेगा, अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये इनवर्स कैसे बनेगा। अब इसको 1 1 प्लस ऑन टू बनाने के लिए, देखो ऑन टू तो मैंने बना दिया, इसकी कोडोमेन को एडजस्ट कर दिया। अब 1 1 बनाने के लिए मैं इस फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करने वाला हूं, मैं इस फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करने वाला हूं। मैं फंक्शन को सिर्फ इतना करूंगा, यहां तक, यहां तक। मैं फंक्शन को सिर्फ इतना रिस्ट्रिक्ट करने वाला हूं।
अभी समझाता हूँ इसका मतलब, पहले एक बार के लिए लिख। ऊपर कर दो। हाँ जी करते हैं। इसको जो मैंने रिस्ट्रिक्ट किया इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल ब्रांच हर क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग ही निकलेगा, हर क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग ही निकलेगा। अब जैसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं ना, ये तो चलो टेक्निकल बातें चलती रहेंगी। जैसे ये फंक्शन मैंने यहां तक लिख दिया, ये है तो y इक्वल्स टू साइन एक्स, साइन एक्स फंक्शन ही है ना, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। इसका इनवर्स फंक्शन क्या होता है? इसका इनवर्स y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। जैसे पहले इसको बनाते हैं, साइन एक्स फंक्शन बनाता हूं, ये वाला देखो, यहां से यहां साइन एक्स फंक्शन है, यहां से यहां साइन इनवर्स एक्स फंक्शन, समझ रहे हो? अब एक्स पे कंफ्यूज मत हो जाना, इसके लिए एक्स ये है, इसके लिए एक्स ये है, बात समझ रहे हो ना? एक्स तो डोमेन को रिप्रेजेंट करता होता है बच्चों। अच्छा, यहां पे हम -π/2, 0, π/2 ऐसे रख रहे हैं वैल्यूज, और यहाँ पे जो हमारे आंसर आ रहे हैं -1, 0, 1 आ रहे हैं। आप चेक करके देखो, देखो साइन एक्स फंक्शन क्या था? जब आपने एक्स को -π/2 पुट किया, आंसर कितना आया बच्चों? -1। 0 पुट किया, साइन 0, 0, π/2 पे 1। यहाँ पे भी बहुत सारी वैल्यूज रहेंगी, बहुत सारी वैल्यूज एक एक से जुड़ी होगी, पर एक एक से जुड़ी होगी ना। देखो सर, ये दिख रहा है एक एक से जुड़ी होगी। तो बात Yes, समझ sir. आया कि रिस्ट्रिक्ट करके फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल हुआ, रिस्ट्रिक्ट करके। अभी धीरे धीरे आएगा, देखना। सर वैसे यही वाली ब्रांच पे चूज करी, कोई और क्यों नहीं? बस ये तो मैथ में चलता है, कल्चर है, इसको तो यही लेनी है, ठीक है? Okay. इसके हिसाब से सारी बुक बनी हुई है मेरे भाई, तो इसको भी कर सकता था, पर थोड़ा चेंज हो जाएगा काम, कोई दिक्कत थोड़ी है उससे। अरे थोड़ी अच्छी है ना, सिमेट्रिकल है यार। Okay. टेढ़ी चीजें पहले पूछने लगता है, उल्टा ही पैदा हुआ था क्या वो? सर याद नहीं। म्यूट हो। अच्छा, अब देखो यहां से यहां साइन इनवर्स फंक्शन है, आपसे कोई पूछे साइन इनवर्स 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी? साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5/2। 5/2। और हो गया काम खराब। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं, और अभी आपको दोबारा रिज्वाइन कर लेनी है, ठीक है? चलो, अब देखो साइन इनवर्स 1 का आंसर बता सकते हो ना क्या है? सिंपल, यहां से देख के 5/2। π/2। साइन इनवर्स 1/2 बता सकते हो बच्चों कितना आएगा? 5/6। 5/6। 5/. समझ रहे हो ना? तो इनवर्स में जो हमारी रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है, डोमेन हमारी रेंज बन जाती है, समझ रहे हो? अब जैसे इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या होगी? डोमेन -1 to 1, और जो रेंज होगी वो कितनी होगी? -π/2 to π/2। बात समझ आया? क्या इसका ग्राफ बना सकते हो? इसका ग्राफ बना सकते हो? ये तो साइन एक्स का कर्व है ना, ये तो साइन एक्स की कर्व है, साइन इनवर्स एक्स की कर्व बना सकते हो? बन गया? इनवर्स का मतलब होता है y इक्वल्स टू x में मिरर इमेज लेना, सीधी सी बात है। बनाए?
देखो बड़ा मजेदार चैप्टर है, अगर आपको अभी तक समझ आ गया हो तो आगे वाला चैप्टर बहुत अच्छा चलेगा। वैसे तो जरूरत नहीं है ग्राफ की, मैं आपको इसके थ्रू ही आंसर निकालने सिखाऊंगा, बट फिर भी हमें कुछ तो आना ही चाहिए। चलो ध्यान से देखो, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। एक तरह से ये हमारे पास होता है साइन x, कुछ ये, ठीक है। अच्छा, और y इक्वल्स टू x की लाइन में मिरर इमेज लेनी है, ये y इक्वल्स टू x की लाइन है। y इक्वल्स टू x, इसमें जो मिरर इमेज बनेगी क्या वो ये नहीं बनेगी? समझ रहे हो ना? यहाँ पे आया होगा -1, यहाँ पे आया होगा 1। मैं रेड के हिसाब से ही मार्किंग कर रहा हूं, तो ये बना होगा π/2, यहाँ पे आया होगा -π/2। समझ आया कि नहीं? ये इनवर्स का फंक्शन ग्राफ बन गया। इज दिस क्लियर बच्चों? सिंपल काम था ही कुछ नहीं। बट आपको इस ग्राफ से कुछ नहीं देखना। अगर आपको इनवर्स के क्वेश्चन ऐसे निकालने हैं तो आपको सिंपल पता होना चाहिए इनवर्स बना कैसे। सिंपल, हमें सिर्फ साइन के ग्राफ की ये वाली याद, साइन का ग्राफ याद होना चाहिए कि यहाँ पे ये होता है π/2। सब एंगल्स की गेम है, सारी की सारी गेम एंगल्स की है। अब मैं आपसे पूछूं साइन 1/√2 की वैल्यू बताओ, साइन इनवर्स 1/√2 की। साइन इनवर्स 1/√2 मतलब आप यहां पे देखना है बस। अभी आपको बात समझ रहे हो ना? आपको यहां से देखना है। अब इनवर्स के लिए आपकी एक्सिस ये हो जाएगी, जो इनपुट एक्सिस है वाई वाली। क्या कुछ समझ आ रहा है? सच सच बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। अब 1/√2 पे आंसर कितना आ जाएगा आपका? π/4। समझ रहे हो? आपसे कोई पूछे साइन इनवर्स -1/√2 की वैल्यू बताओ, बता सकते हो? सीधी सी बात है, सिमेट्री -π/4 ही आएगा। यस सर। चलो अब इनका सारे आंसर बताओ मुझे। 1/2 पे बताना, -1/2 पे बताओ, साइन इनवर्स 1 पे बताओ, साइन इनवर्स -1 पे बताओ। चलो जल्दी। डन सर। वेरी गुड। अर्शजोत समझ आ रहा है बेटा? इसी ग्राफ से सारा कुछ देखना है, इसी ग्राफ से। बस आपकी एक्सिस ये बन जाएगी देखने वाली। बात समझ रहे हो ना? इनपुट ये बन जाएगी, आउटपुट वहां पे आता जाएगा। अगर इनवर्स का ग्राफ बनाने बैठोगे तो अपने आप को कंफ्यूज कर लोगे। ये तो चलो मैंने तो एक बार बताना ही था तो बता दिया। यस सर। इसका आंसर कितना बनेगा? π/6, -π/6, π/2, -π/2। समझ रहे हो ना बच्चों? यस सर। यस सर। गुड। चलो अगला, ये फर्स्ट इनवर्स फंक्शन था हमारा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। सेकंड वाला है कॉस का, कॉस इनवर्स एक्स। सेकंड वाला है कॉस इनवर्स एक्स। इनवर्स को समझने से पहले ये समझना चाहिए कि वो बना कैसे, या मतलब कहां से बना। बना कैसे तो चलो पता लग ही गया, कहां से बना। आपको क्या लगता है प्रिंसिपल रेंज अब किसको पकड़ेंगे? प्रिंसिपल वाली लिंब इसको तो पकड़ेंगे नहीं ना, सारी वैल्यूज कवर होनी चाहिए -1 to 1 से 0 to π। 0 to π। शाबाश, 0 to π। समझ रहे हो ना? ये सारी की सारी वैल्यूज कवर भी तो होनी चाहिए। अगर -π/2 to π/2 पकड़ते फिर तो 1 to 0 ही कवर होता भाई। ये पूरा आंसर कवर तो होना चाहिए, रेंज पूरी। यस यस तो सर। 0 to π, 0 to π इसकी क्या होती है? प्रिंसिपल लिम्ब होती है। ये प्रिंसिपल लिम्ब है बच्चों, ये वाली प्रिंसिपल लिम्ब है ये। हमने इसको यहां तक रिस्ट्रिक्ट करके कॉस इनवर्स बनाया है, यहां तक रिस्ट्रिक्ट करके कॉस इनवर्स एक्स बनाया है। तो कॉस इनवर्स एक्स ग्राफ बनाना चाहोगे कि छोड़े? मैं तो वैसे बनवा देता हूं एक बार तो, अगर तुम लोग कहो। वैसे जरूरत नहीं है बट फिर भी बना लो। चलो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना के दिखाओ। y = x में मिरर इमेज लेके दिखाओ भाई।
ध्यान से बनाना गधों। या फिर मार्किंग कर लिया करो। -1 to 1 अब आपकी डोमेन होगी और आंसर कितना आएगा? π2 लेके 0 तक। 0 to pi. अब ये बनाना तो क्या ही सिखाऊंगा यार, ये तो मतलब खुद ही आती हैं ये चीजें तो मेरे हिसाब से। तो कुछ 0 पे बनेगा π/2, वो यहाँ पे 1 थोड़ा नजदीक रख लें, इसको बनेगा 0, इस पे आएगा आंसर पाई। देखना कुछ ऐसा सा बना, थोड़ी ड्राइंग ऊपर नीचे होगी। ऐसा ही बनना चाहिए लॉजिकली तो, बट इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ना भी बनाओ तो जो भी चलेगा, तो बहुत अच्छा चलेगा। मैं तो कह रहा हूं इसको ना भी देखो, इसको देखना ही वैसे बहुत कंबलसम काम है। तो बस इसके बाद इनवर्स, तो इसकी अब डोमेन और रेंज बताओ मुझे क्या आएगी इस फंक्शन की। -1 to 1 और रेंज है बच्चों 0 to π। 0 to अगर आप इनको याद करोगे ना तो दिक्कत में जाओगे, अगर आपको समझ के एक स्टोरी की तरह करोगे तो इससे अच्छा चैप्टर शायद नहीं बना हुआ मैथ में। देखना अभी इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होंगी आने वाले टाइम में। अच्छा, अब छोटी छोटी चीजें करें, इसमें देखते हैं आप लोगों का दिमाग, है ना। तो आज के बाद हमने कॉस इनवर्स फंक्शन का अगर कोई भी आंसर निकालना है तो हम यहां से देखें। ये फंक्शन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, पाई 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1। इतना तो समझ जाओगे। और अब आपको देखना यहां से है, ठीक है। अभी आपको देखना यहां से है। मान लो am I audible to all of you? yes. Yes, sir. आपसे कोई पूछे कॉस इनवर्स 0, इसका आंसर कितना आएगा? π/2. 0 5/2 का आंसर क्या आएगा? π/2 ही तो आएगा, समझ रहे हो ना। अगर आपसे कोई पूछे कॉस इनवर्स 1, आंसर क्या आएगा? आपने यहां पे देखना है 1 किस पे आया है? 0 पे आया है। अगर आपसे कोई पूछे कॉस इनवर्स 1/√2, आंसर क्या आएगा? भाई 1/√2 कहीं यहाँ पे होगा, तो आंसर कितना बना? 5/4। अगर आपसे कोई पूछे कॉस इनवर्स 1/2, कितना आंसर बनेगा? 5/3 π/3. 5/3 बच्चों, 5/3 1/2 पे 5/3 आएगा। बात समझ रहे हो? 5/3। थोड़ा सोच के बताना, ठीक है। अब गधों की तरह मत बताना, इसे तो अच्छा बताना ही मत। कॉस इनवर्स -1/2 कितना आएगा? ग्राफ से देखना, सिर्फ ग्राफ से। 5π/3. कितना? 2π/3. 2π/3. शाबाश, 2π/3 इज द राइट आंसर। देखो बच्चों ध्यान से, बड़ा ध्यान से देखना। अभी फॉर्मूला तो करवा ही दूंगा, वो तो 1 मिनट का काम है यार, फॉर्मूला थोड़ी बड़ी बात होती है। फॉर्मूला कराना तो सबसे इजी काम है। देखो -1/2 यहां पे होगा। अब आंसर क्या आएगा? ये वाला आंसर क्या आएगा? ये वाला। अब तुम लोग ध्यान से देखो, -1/2 और ये 1/2। चलो मैं ग्राफ थोड़ा दोबारा बनाता हूं ताकि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ लो। देखो समझ, फीलिंग बहुत है इस चीज में जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आ गया, नहीं तो फॉर्मूला तो करवाऊंगा ही। कुछ ये है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा -1/2, एक आपसे पूछा 1/2, आपने 1/2 का धड़ाक देने आंसर बताया π/3। अब इसका आंसर पता नहीं लग रहा था। ये तो बात थी कि π/2 से ज्यादा आंसर आएगा, पाई से छोटा आंसर आएगा।
ये बात तो पक्की है। Yes, अच्छा, sir. अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, क्या ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा सिमेट्रिकल नहीं है? मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो सिमेट्रिकल ही होगी। क्या बात समझ रहे हो? Yes, sir. ये दो लेंथ सिमेट्रिकल होंगी, ये दो लेंथ। बात समझ रहे हो? Yes, sir. अच्छा, अब आप सोच के देखें कि ये पूरा है पाई, ये पूरा है पाई, ये है पाई बाय 2। यहां पे पाई बाय 2 में से अगर मैं पाई बाय 3 निकालूं तो मेरे पास ये टुकड़ा बचेगा, ये वाला, ये वाला, मतलब इतनी लेंथ आएगी। यस सर। बात समझ रहे हो? मैग्नीट्यूड वाइज इतना आएगा, और इसमें पाई बाय 2 ऐड करना है, ये आंसर बनेगा, ये एंगल। नहीं समझे? पाई बाय 2 में से पाई बाय 3 माइनस करके ये लेंथ आ गई छोटी सी, ये लेंथ और ये लेंथ तो इक्वल ही थी। अब लेंथ निकली थी, पाई बाय 2 ऐड करके मुझे तो नेट एंगल चाहिए था ना ये। Yes, अच्छा, sir. चलो और इजी करता हूं, इसी चीज को और इजी करता हूं। ये बन गया पाई माइनस पाई बाय 3 आंसर, पाई माइनस पाई बाय 3। समझ रहे हो? पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। अच्छा, इसको सोचने का एक और ढंग, और शायद इजी भी हो आप लोगों के लिए। अब देखो ध्यान से, यहां पे है पाई बाय 2, मैंने आपसे पूछा था 1/2, और आपने मुझे आंसर झटक देने बताया पाई बाय 3। अब मैंने आपसे पूछा माइनस 1/2, तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, और यहां पे कहीं है पाई। अब आप ध्यान से देखो, अगर ये वाले टुकड़े इक्वल हैं, मतलब ये वाली लेंस, तो ये वाली लेंस भी तो इक्वल होंगी, ये वाली लेंस। यस सर। Yes, sir. ये समझ रहे हो? ये वाली लेंस इक्वल होंगी। क्लियर बात? यस सर। Yes, sir. क्या अब पूरे पाई में से, पूरे पाई में से अगर ये एंगल माइनस कर दूं, पूरे पाई में से, एक तरह से ये बोल सकता हूं ना, ये पाई बाय 3 है लेंथ वाइज, लेंथ वाइज ये वाली चीज। यस सर। ये बात समझ रहे हो ना, कि ये पाई बाय 3 होगा, तो Yes, पाई में से sir. पाई बाय 3 माइनस करके आंसर आ जाएगा। ये इजी हो गया, थोड़ा सोचना, थोड़ा सोचना इजी हो गया। तो लोगों ने इसको याद भी किया हुआ है कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। आप सोच के देख लो, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2, क्या बोलेंगे लोग? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। इसकी वैल्यू तो इजीली निकाल देते हैं, पाई माइनस पाई बाय 4, और ये कितने बनेगा? 3 पाई बाय 4। वैसे आप इसको ग्राफ से करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, अगर आप सोच के करोगे, सोचने वाली बातें। क्या समझ आया बच्चों के? नहीं आया? Yes, sir. यस सर। किसी को कुछ पूछना तो खुल के पूछिए, बहुत बेझिझक होके, बिंदास। आगे करें, इसको लिख लेना, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अगला, टेन इनवर्स ऑफ एक्स। आप सोच सकते हो इसको हम कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे? टेन एक्स का ग्राफ बनाओ और फिर मुझे रिस्ट्रिक्ट बताओ कहां से कहां तक करेंगे लॉजिकली। तो गधा है यार, हम ब्रेकिंग क्यों करेंगे ग्राफ की जब कॉन्टिन्यूटी में कर सकते हैं?
जीरो टू पाई करके क्या फायदा अपने को? ब्रेक आएगी ग्राफ में, माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू करके ज्यादा फायदा है यार, सारे नंबर्स कवर हो गए। देखा नहीं समझे? यस तो tan इनवर्स x की जो डोमेन होगी बच्चों वो क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और जो रेंज होगी बच्चों वो कितनी होगी? माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू। ओपन ओपन। देखो क्या समझ आया? सिंपल काम। ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकलिटी आ गई। समझ आ गया ना? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. चलो अब इसका आंसर्स बताना, ठीक है? काफी इंटरेस्टिंग है वैसे यार, ये मेरा तो फेवरेट चैप्टर है। tan इनवर्स 1 का आंसर बताओ। tan इनवर्स ग्राफ से देख के बनाओ यार, ग्राफ से सीधा पता लगता है। हमें यहां से देखना है तो ये क्या एंगल आया होगा, सीधी सी बात है। और आपसे वही पूछे जाते हैं जिनके बारे में आपको पता होता है, ऐसे मुंह उठा के कुछ भी नहीं पूछ रहा मैं। ग्राफ को रीड करना सिखा रहा हूं यार। अर्शजोत बताएगा? सर डन Done, sir. यस सर। Yes. बोलो बोलो। सर पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, शाबाश। सर पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6, फिर पाई बाय 3, फिर माइनस पाई बाय 3। शाबाश। देखो बेटा, ग्राफ की नेचर आपने 1 पुट किया तो पाई बाय 4, आपने -1 पुट किया, ये उतनी दूरी पे है यहां से तो और ये फिर कितना आंसर देगा? भाई उतना ही देगा नेगेटिव में, ये उतना ही नेगेटिव में दे देगा, सीधी सी बात है, ये उतना ही नेगेटिव में देगा। तो लोगों ने फॉर्मूला याद भी किया हुआ है कि tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस बाहर निकाल देता है। ऐसे ही साइन का भी माइनस बाहर आ जाता है। बट आप लोगों को जैसे करना कर लेना। बात समझ गए ना? रट्टा मारने की तो जरूरत है ही नहीं। रट्टा तो उस चीज पे मारना चाहिए यार जिसके बारे में कुछ अता पता ना हो। इसका तो बड़ा क्लियरली दिखता है। और हम इतने क्वेश्चंस कर लेंगे कि ग्राफ बनाने की आदत आपको ढल जाएगी। ये लिखते रहना, डोमेन और रेंज। ठीक, अगला सीकेंट करें। सीकेंट इनवर्स एक्स बनाओगे? पहले बताओ कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्शन होगी। पहले सीकेंट का ग्राफ तो बनाओ। देखो पहले ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, फिर इनवर्स आती है। क्या ये सही है? रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन यहां तक सारी वैल्यूज कवर हो जाएंगी और कोई चारा बचता ही नहीं था। यहां पे तो ग्राफ को फिर ऐसे हो जाना था। यस तो इसकी डोमेन और रेंज बताओगे? हाँ शोभित, डोमेन क्या है? डोमेन क्या गधे? सर मैं बताऊं, बताओ। माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 टू रेंज क्या है? 0 टू पाई। रहा ना गधा? क्या पाई बाय 2 आ सकता है? नहीं, माइनस। समझ रहे हो कि नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. देखो बड़ा प्रैक्टिकल काम है यार, कोई याद नहीं करवा रहा, कुछ नहीं है ही कुछ नहीं। चलो सीकेंड इनवर्स 2 की वैल्यू बताओ, सीकेंड इनवर्स -2 की वैल्यू बताओ, सीकेंड इनवर्स √2 की वैल्यू बताओ, सीकेंड इनवर्स -√2 की वैल्यू बताओ, सीकेंड इनवर्स 2/√3 की वैल्यू बताओ, 2/√3 की वैल्यू बताओ, सीकेंड इनवर्स 1 की वैल्यू बताओ, सीकेंड इनवर्स -1 की वैल्यू। आपको ये वैल्यूज अगर आप देख पाए ग्राफ से तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है शोभित? सर वो इसी का मैसेज आया था, आपको रिप्लाई करा। ठीक है, करो बच्चों, देखो ध्यान से। तनुश्री बताओगी बेटा सेकंड इनवर्स 2 का मतलब? तनुश्री, कोई बात नहीं, गलती होगी ज्यादा से ज्यादा। क्या नाम बताऊं? अरे रुक जा, बोलने तो दे। तनुश्री, अच्छा लवन्या तुम बताओ। Sir, 5/3. 5/3 बिल्कुल सही है। फिर नीचे 2π/3. अच्छा यहाँ पे आते हैं, पहले सेकंड इनवर्स √2 का बताओ। 5/4. वेरी गुड। 2/√3 का बताओ। सर मैंने भी -√2 पे 5/6. 5/6 Minus- Yes, और sir. यहाँ पे सेकंड इनवर्स 1 पे 0 आ जाएगा, 0. है ना? देखो अब माइनस वाला सोचते हैं। ये तो बड़ा इजी था सोचना, प्लस वाला। माइनस वाला भी इजी है बच्चों। देखो ध्यान से, आपसे किसी ने पूछा, देखो मैंने पूछा 2 का आंसर आपने धड़क देने बता दिया 5/3। अब मैंने पूछा -2, ये है तो उतनी ही दूरी पे, यहां से तो ये उतनी ही दूरी पे है, तो ये आंसर कितना आएगा? ये वाला। ऑब्वियसली सी बात है, ये 2 मिनट बेटा, 2 मिनट। ये टुकड़े सिमेट्रिकल होंगे, ये टुकड़े की लेंथ और ये टुकड़े की लेंथ सेम होगी। देखो देख पा रहे हो, ये टुकड़े की लेंथ और ये टुकड़े की लेंथ सेम होगी। अच्छा, तो पाई में से क्या माइनस कर दूं? π/3। पाई में से क्या माइनस कर दूं? π/3। यही आंसर बन जाएगा। क्या ये बात समझ आई बच्चों? यस और नो? बेटा जिसको नहीं आई, किसी को भी अगर नहीं आई, चाहे उसकी वीडियो ऑफ है, देखो अब तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया है। अब तो अगर बोलता हूं तो मुझे अपनी बेइज्जती महसूस होती है। तो आप पूछ लो, अब मुझे ऐसे नहीं पता लगेगा कि कौन घर पे बैठ के क्या कर रहा है। और जहां तक मुझे लगता था, अच्छे बैच का मतलब वही होता है कि जो पढ़ते हैं, जिनको ये समझाना ना पड़े कि पढ़ना है। नहीं, बाकी दिमाग तो सबके पास बराबर ही है यार। ये समझ गए ना 2π/3। अच्छा अब -√2 पे देखते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा √2, तो आपने धड़ाक देने बता दिया ये वाला आंसर π/4। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा -√2। -√2 बच्चों यहीं पे होगा, उतनी ही दूरी पे इसकी। तो ऑब्वियसली अब ये लेंथ और ये लेंथ तो इक्वल ही होनी है भाई, सिमेट्री तो देखो थोड़ी सी। तो पाई माइनस π/4, ये कितना आएगा? पाई माइनस π/6। ये कितना आएगा? पाई माइनस 0 पाई। 5π/6, 3π/4। क्या समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes. Yes, sir. Yes, sir.
तो लोगों ने इसको फॉर्मूला भी बनाया हुआ है, सीकेंड इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस सीकेंड इनवर्स एक्स है, तो फॉर्मूला ही आप फॉर्मूला अप्लाई करके करोगे तब भी हो जाना, बट मजा इससे आता है मुझे, आपका पता नहीं। ठीक है ना? तनुश्री समझ आ रहा है बेटा? यस और नो तो बोल दो। सर ग्राफ वालों में टाइम लगता है, ग्राफ से हाँ, देखने में। जैसे कि टाइम कहाँ पे बताओ, मैं दोबारा समझाता हूँ। सर जैसे जो नेगेटिव वाले होते हैं वो इनवर्स वाले होते हैं, उनमें फिर ग्राफ से देखना होता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। वैसे देख पा रही हो टाइम लगा के? यस सर। कोई बात नहीं, टाइम तो बेटा अच्छी बात है, जिनको लगता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मुझे बहुत लगता था, शायद तुमसे 10 गुना ज्यादा लगता होगा शुरू शुरू में। अब हम करें कॉसिकेंट इनवर्स एक्स। चलो भाई, बनाओगे? सर माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। -0 बिल्कुल। ओए, क्या बताया ये? ग्राफ कहां से कहां तक बनेगा ये बताया? यस सर। हाँ तो ठीक तो बताया उसमें। अब डोमेन रेंज बताओ। डोमेन क्या है भाई? माइनस -1 -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। रेंज क्या है? रेंज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 माइनस एक्सेप्ट 0। ठीक है ना? Yes. अच्छा, ध्यान से करो, हमें कोई जल्दबाजी थोड़ी यार, कोई कंपटीशन थोड़ी चल रहा है, हमें तो सीखना है, हमें तो सीखने से मतलब है। देखो आज नई चीज सीखने को मिली, ये देखा करो बस, मजा आना चाहिए क्लास लगा के यार। किसी को थोड़ी दिखाना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैंने क्या सीखा, मैं इतनी जल्दी कर रहा हूँ। सिर्फ मन में बिठाओ चीजों को, जो मैं समझाना चाहता हूँ मेरे मन को रीड करो, जो मैं मन से बोलना चाह रहा हूँ, वही तो ट्यूनिंग होती है। और ट्यूनिंग किसको बोलते हैं? अच्छा, अब खुद से सोचना सारे, है ना? कॉसिकेंट इनवर्स 2। देखो तनुश्री बेटा, यहाँ पे 1 है, ये मार्किंग कर लिया करो, यहाँ पे -1 है, ये समझ रही हो? यस सर। अब 2 यहाँ पे है, तो 2 का आंसर ये कितना होगा, सोच के देखो। पाई बाय 6 ही रहा होगा ना? पाई बाय 6 पे तो 2 बनता है ये। यस सर। बस आंसर आ गया, दिक्कत ही कोई नहीं है। अब सोच के देखो, चलो 2 मिनट अभी बंद मत करना माइक, ठीक है? अब -2 मैंने आपसे कहा, कोई दिक्कत ही नहीं भाई, ये उतनी ही दूरी पे है ना से, -π/6 बड़ा ही सिमेट्री है, समझ रही हो बेटा? यस सर। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कॉसिकेंट इनवर्स √2, देखो √2 यहाँ पे आएगा, यस सर। देखो π/6 से बड़ा एंगल कितना होगा ये? π/4। वेरी गुड, आता तो है, इतना टाइम तो नॉर्मली लगता है। -√2 यहाँ पे होगा, देखो कितना माइनस आंसर आएगा। π/2। वेरी गुड, बस हो गया। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कॉसिकेंट इनवर्स 1, कितना आंसर आएगा? देखो 1 पे, π/2। वेरी गुड। अब आपसे पूछे कोई कॉसिकेंट इनवर्स -1, -π/2। हो गया। तो कईयों ने याद भी किया हुआ है कि कॉसिकेंट इनवर्स ऑफ -x माइनस कॉसिकेंट इनवर्स x होता है। हमें याद क्यों करना? घर पे एक आज के लिए टाइम लगाओ, आज का दिन अपना टाइम लगाओ, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा, टाइम लगाओ ना यार, टाइम लगना चाहिए। कोई ऐसे थोड़ी है, इतना इजी थोड़ी है तब पढ़ना, इंजीनियर बनना, आईआईटी जाना।
टाइम तो लगना ही चाहिए, मेहनत तो होनी ही चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जितनी ज्यादा मेहनत होगी उतना ज्यादा अच्छा आप बनोगे। कॉट इनवर्स एक्स, चलो बच्चों खुद से बनाओ, कहां से कहां तक डिफाइन करेंगे, क्या बात है। कोई बताएगा रिस्ट्रिक्शन कहां से कहां तक रखेंगे? 0 to pi. 0 to pi. 0 to पाई, वेरी गुड। समझ रहे हो ना? 0 to पाई करने से क्या हो गया, थोड़ा फायदा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूटी में रही चीज। अच्छा डोमेन और रेंज बता देते यार कोई एक आधा। Minus infinity to infinity. रेंज 0 to pi. 0 to पाई, ओपन ओपन, ठीक है बेटा। अच्छा अब क्वेश्चंस करके दिखाओ। कॉट इनवर्स 1, कॉट इनवर्स -1, कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स -√3, कॉट इनवर्स -1/√3, कॉट इनवर्स 1/√3। टेक अ टाइम, चाहे 1 घंटा लगाओ, मैं तो कह रहा हूं एक क्वेश्चन करने को, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, टाइम ही टाइम है हमारे पास। अभी तो जिनका +2 में पेपर होना है वो नहीं हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ना छोड़ दें कि बहुत टाइम पढ़े। अपना अपना ग्राफ बनाओ, चाहे हर क्वेश्चन के लिए एक अलग ग्राफ बनाओ, बनाना सीख जाओगे जल्दी जल्दी आप। अब मैं थोड़ी यहाँ पे गंद मचा सकता हूँ, आप लोग तो कर लो। जब मैं छोटे होते क्वेश्चंस करता था तो मैं एक क्वेश्चन के लिए ग्राफ बनाता था, अपनी अपनी श्रद्धा है। हो गया बेटा? यस Yes, sir. कॉट इनवर्स 1 कहीं यहाँ पे आया होगा, मान लेते हैं भाई, सीधी सी बात है, 1 पे एंगल कितना आया होगा, π/4 ही आया होगा। -1 ये उतनी ही दूरी पे होगा। अच्छा अब ये एंगल निकालना है, ऑब्वियसली ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होनी थी, तो पाई में से π/4 माइनस कर दो, पाई में से π/4 माइनस कर दो। देखो दिख रहा होगा ग्राफ पे, वैसे तो बहुत अच्छे से दिखता है। अब मैं तो ड्राइंग भी अच्छी बना लेता हूँ आजकल तो, पहले तो मैं अच्छी नहीं बनाता था यार, अब तो ठीक दिख रही होगी, ठीक ठाक अमाउंट में। इससे ज्यादा सिमेट्री तो अब कंप्यूटर ही बनाएगा। tan cot इनवर्स √3, √3 कहां पे होगा, 1 से बड़ा होगा, तो ये कुछ यहां पे आएगा एंगल, थोड़ा नजदीक, π/4 से छोटा, कितना बनेगा, π/6। π/6। ये कितना बनेगा, π-π/6, समझ रहे हो ना? ये बनेगा -1/√3, पहले 1/√3 निकाल लो, 1/√3 कहीं यहाँ पे होगा, 1 से छोटा, कुछ यहाँ पे। ये एंगल कितना बनेगा, π/3, ये कितना बन जाएगा, π-π/3। समझ रहे हो ना बच्चों? ऑब्वियसली जब आप इस पे एंगल निकालोगे तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर ही रहे होंगे, देखो ना सिमेट्रिकली लिम्स को। समझ गए?
सारे बच्चे? यस सर। यस सर 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 y इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ x में हम जो रिस्ट्रिक्शन है वो -π/2 to π/2 भी लिख सकते हैं। नहीं, ये प्रिंसिपल रिस्ट्रिक्शन है, मतलब जो कल्चर चला आ रहा है मैथ में। उसमें पता क्या होगा, यहाँ पे तेरी डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी यार, तो बना तो लेगा, डिसकंटिन्यूटी जनरेट होगी थोड़ी सी, और तो कुछ नहीं है। ओके सर। जो भी आपसे बुक वालों ने आंसर पूछे होते हैं, ये प्रिंसिपल के हिसाब से पूछे होते हैं, ठीक है? और कुछ पूछना चाहते हो तो ठीक है, मैं आपको ग्रुप में एक एक्सरसाइज भेजने वाला हूं अभी, और यहाँ पे अभी बैठे बैठे बिना उठे 10 मिनट में मुझे उसके सभी के सभी आंसर चाहिए, ठीक है? 10 मिनट में मुझे उसके सभी के सभी आंसर चाहिए, और अपने नोट्स को रिवाइज कर लो, ये आज के बहुत इंपॉर्टेंट है। लगता होता है कि आ गया, मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, लगता होता है कि आ गया, खासकर यूनिवर्स में, और जिसको जल्दी आ गया ना वो जल्दी गिरेगा आगे।